मैं पुनीत गौतम, आप देखना शुरू कर चुके हैं समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त मैं हूँ 26 अलीपुर रोड पे, जो बाबा साहेब का नेशनल अम्बेडकर मेमोरियल है। आज से लगभग 67 ईयर बाबा साहेब ने जो परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, वो यही वो जगह है। किस तरह से वो बाबा साहेब को आज याद कर रहे हैं और क्या प्रतिपुष्टि देते हैं वो इस अम्बेडकर भवन को, अम्बेडकर मेमोरियल को देख करके, उसको मैं दिखाऊंगा अपने चैनल समीक्षा संवाद टीवी पर। वीडियो बना दूंगा, वीडियो अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। गो बनते ही आज 6 दिसंबर है और बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश देंगे? देखिए, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो निर्वाण स्थली है और यहाँ से 26 अलीपुर रोड दिल्ली, और ये 67वां ये परिनिर्वाण दिन है बाबा साहब अम्बेडकर का। और मेरे देशवासियों के लिए यही संदेश है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ने जो आपके लिए किया, आप कितना भी उनके लिए कृतज्ञ बने रहें या उन ऋण चुकाने की बात करें, ऋण नहीं चुकेगा। तो यही है, हम फूल तो नहीं कर सकते पर फूल की पंखुड़ी इतना कार्य ज़रूर करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं भारत बुद्धमय करूँगा, वो काम आपका रह गया। और बाबा साहब ने संगठित होने की बात की है, तो हमारे लोग संगठन बनाने में लगे हैं। तो संगठित कब होंगे और बाबा साहब के विचारों पे कब चलेंगे? और बाबा साहब का समाज अगर संगठित हो जाएगा तो वो वक्त नहीं है कि देश का वो जो ताज, आप अनुसूचित जो भी हमारा जो समाज है, वंचित समाज है और दबा कुचला समाज है, उनकी सत्ता ज़रूर रहेगी। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे आप चलो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ आप अधिकार, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। आप वोट के लिए बिको मत, क्योंकि उसकी भी कोई कीमत होती है। हमारे यहाँ वोट चला, और ये देखो कि हमारा व्यक्ति कौन बाबा साहब अम्बेडकर जैसा ही काम करे, उसको चुनाव करो, क्योंकि हमारे यहाँ नेतृत्व करने वाला अभी पैदा नहीं लग रहा है। और मेरी यही देशवासियों की यही है कि जो मेरा दर्द है आप समझे, और बाबा साहब अम्बेडकर के जो ऋण चुकाने के लिए आप बाबा साहब ने जो कठिन परिस्थिति से जो कारवा यहाँ तक लाया है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बनते जी, बाबा साहब का जो अंतिम जो क्षण था, उसमें अंतिम जो विचार था वो क्या क्या था? अंतिम स्तन जो ये काम था उनका, तो लास्ट में उन्होंने बुद्ध और धम्मा किताब लिखी हैं, ये महत्वपूर्ण था। और भारत का देश का संविधान लिखा है तो सब आप जानते ही हैं। तो यही भारत पूरा बुद्ध में उनका एक सपना था, वो अधूरा रह गया ये। और देखो, बाबा साहब ने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। समता सैनिक दल दिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिया। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो आप उसको आगे ले जाएं तो बहुत कुछ काम बढ़ जाएगा। आपको नया घर तैयार करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए तो सब कुछ देकर गए, बस हमें समझने की ज़रूरत है। सर, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे तमाम भारतवासियों को और विश्व को? नहीं, आज की तारीख जो है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है और उस ज़मीन पर हम खड़े हैं, धरती पर खड़े हैं। इससे बड़ा पर्व हमारा कोई हो नहीं सकता। जो उन्होंने कहा है किताबों के माध्यम से, मैं थोड़ा सा, यहाँ मेरे जवान बच्चे भी खड़े हैं, भाई खड़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने अपनी पूरी लाइफ को तीन चार जो उनके भाषण हैं उनमें व्यक्त किया है। पहला तो उनका गोलमेज कॉन्फ्रेंस का है। अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके भाषण को हमारे जवान पढ़ेंगे तो पता लगता है कि वो सम्मान का जीवन जीना चाहते थे। वो पढ़े लिखे होकर वो इतने दुखी थे कि हिंदू जो धर्म है उसमें हमें अछूत कहा गया, बाबा साहब को बहुत प्रताड़ित किया गया। उनको वो अपने उसमें अपने जीवनी में लिखते हैं, अपने वीजा बुक में, कि भाई उनको कहाँ बैठाया जाता था,
ना पानी मिलता था। और वो जो नौकर होता था पियन, वो जो गायब हो जाता था पानी पीने के टाइम, तो कई बार पानी पीने के बगैर भी रहना पड़ता था उनको। एक तो मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा कि हमारे जवान समाज को गोलमेज कॉन्फ्रेंस को पूरा बाबा साहब ने जो कहा वो पढ़ना चाहिए। दूसरा उनका 13 अक्टूबर 1935 का येवला में जो उन्होंने कहा, जब उनकी इतनी लंबी बात चलती रही मोहनदास करमचंद गांधी से कि भाई आप जो है हमें आप हिंदू मत कहिए, हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मोहनदास करमचंद गांधी और अंबेडकर साहब का जब आमना सामना हुआ था प्रधानमंत्री के सामने, तो गांधी ये कह रहे थे ये हमारे भाई हैं, इनको आप कोई अधिकार मत दो, हम देंगे। तो बाबा साहब ने समझाया था अपने तर्क करके कि भाई ये हमें हिंदू कहते हैं, पर क्या कोई भी रोटी बेटी का रिश्ता हमारे साथ होता है क्या हम इनके कुएं से पानी ले सकते हैं क्या? तो तब जो है अंग्रेज़ ने हमारे लिए जो बाबा साहब ने मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट, वो दिया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको भी वहाँ पर यह बड़ा जेल में बैठकर आमरण अनशन करके उस पर भी पानी फेर दिया, हमारे उस अधिकार को लेने नहीं दिया। दूसरा उनका जो ये भाषण जो मैं ये वाला बोल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि भाई अब बहुत हो गया, मैं समाज को बदलना चाहता था, मैं भारत को बदलना चाहता था, अब ये लोग अगर नहीं बदलने देते हैं तो ठीक है, मैं हिंदू धर्म में हिंदू में पैदा हुआ हूँ, पर मैं मरूंगा इसमें हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था जिस माँ बाप के यहाँ मैं पैदा हुआ, पर ये मेरे हाथ में है कि मैं इसमें मरूंगा बिल्कुल नहीं। और उन्होंने इस अपनी बात को पक्का करने के लिए 21 साल और दिए इस देश को, इस हिंदू समाज को 21 वर्ष और दिए। लेकिन जब ये नहीं माने तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इस धर्म को लात मारनी पड़ी। और ये जो 15 अक्टूबर को वहीं पर नागपुर में एक भाषण और है, बाबा साहब का वो भाषण पढ़िए, उसको देखिए। वो आत्मसम्मान के जीवन की बात करते हैं, वो आपको इज्जत के जीवन की बात करते हैं। और मैं जवानों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन को वो गांठ मार के जाएं, बांध के जाएं कि आप बाबा साहब की बातों पर चलेंगे। धन्यवाद। तो सर, महाराष्ट्र से आप आज दिल्ली में आए हैं बाबा साहेब जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, क्या संदेश देंगे ऐसा कि भी मतलब एक तो इतनी लंबी यात्रा आपकी हुई? नहीं, मैं वैसे तो मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, मतलब यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, और मैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो स्मारक है यहाँ पे मैं अभिवादन करने आया हूँ। और वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर डिस्ट्रिक्ट से। और जैसे कि हम देखते हैं कि अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो महान कार्य है उसको हम दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। जो अंबेडकर जी ने हमको संदेश दिया कि पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं लेकिन संगठित हो नहीं रहे हैं। अभी भी हमारा समाज मतलब कि यशस्विता की राह पर चल रहा है, फिर भी संगठित नहीं हो रहा है। और जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा तब तक हमारे हक अपने को नहीं मिलेंगे। अगर हमारे हक संविधान में लिखे हुए हो भी और उसका जो वायलेशन जब होता है तब हमको एक साथ मिलजुल कर उसको संघर्ष करके ही वापस लेना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण की बात जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है वो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के समस्त अछूतों, दलितों, वंचितों और बहुजनों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उन कोई भी राजनीतिक पार्टियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समर्थन नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो। इसीलिए वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी खुद की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की पॉलिटिकल पार्टी निकालनी पड़ी और अपने दलितों की, अपने अछूतों की, अपने बहुजनों की, बांधुओं की आवाज़ संसद में बुलंद करनी पड़ी। तो इसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो महान कार्य है उससे हम थोड़ी दूर जाते हुए अभी हमको पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संदेश है उसे जग भर में हमें लेके जाना होगा। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लक्ष्य था कि भारत को बौद्धमय बनाना है, भारत को बुद्ध की राह पर लेके जाना है, संघर्ष की राह पर नहीं, बुद्ध की शांति का मार्ग पर लेके जाना है, उसे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो महान कार्य है उसे आज मैं शत शत नमन करता हूँ। यूथ से क्या कल्पना करते थे? मैं हाँ
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये मानना था कि अगर भारत का युवा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करेगा तो वो आगे बढ़ता रहेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये भी कहना था कि भारत के युवा ने विदेशों में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, उसमें जाकर पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, बारेट लॉ ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने हासिल की। अभी के जो युवा है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी दुनिया भर में जितनी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, जितनी भी बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय है वहाँ पे जाइए, पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जितने भी पीएचडी के थीसिस है उस पर भी आज वहाँ पे रिसर्च होती है। वहाँ के साइंटिस्ट अंबेडकर जी का कार्यों पर वहाँ पे अभी भी वहाँ पे मतलब संशोधन करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज ये उपाधि बाहर की यूनिवर्सिटी ने ही दी है। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महू मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में जन्मे और उन्होंने इतना बड़ा काफिला तय किया, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज पूरा विश्व उनको नमन करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी से अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कारवा बुलंद करते चलिए। हम उस महामानव के यहाँ के स्थल पर आए हैं जिसने न केवल भारतीय संविधान की निर्माण किया अपितु भारत का निर्माण किया। लोग कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और हम ये कहते हैं कि बाबा साहब विश्व रत्न है, क्योंकि उन्होंने केवल भारत के लिए काम नहीं किया अपितु पूरे विश्व के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। भारत अगर इतना विकसित है और उस पर इतनी मंदी के बावजूद भी कोई आंच नहीं आई है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेवार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। उनके अलावा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हो, चाहे बांध की परियोजना हो और चाहे महिलाओं को अधिकार हो, मजदूरों को काम के घंटे हों और जितनी भी धाराएं हैं और जो दलितों का, शोषितों का, वंचितों का जो विकास की जो धारा प्रवाह बह रही है आज देश के अंदर, वो बिना बाबा साहब के बिना नहीं थी। और मुझे कहते हुए और ये हर्ष हो रहा है कि मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ बाबा साहब के अंतिम चरण पड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी बाबा साहब को गुड़ की चाय अम्बेडकर भवन में देने जाते थे। बाबा साहब से हमारा बहुत आत्मीयता परिवार का रहा है। मेरे डैडी जो हैं बाबा साहब को गुड़ की चाय पिलाने का काम, जब वो पार्लियामेंट से आते थे तो वहाँ पर अम्बेडकर भवन पर गुड़ की चाय लेकर 15-20 लोग, बाबा साहब को गुड़ की चाय बहुत पसंद थी, वो गुड़ की चाय पीते थे अम्बेडकर भवन पे बैठकर, अपने लोगों से मिलते थे, अपने लोगों को बताते थे कि शिक्षा कितनी बड़ी चीज़ है, ये वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। ऐसे बाबा साहब को मैं शत नमन करता हूँ। मगर कुछ लोग हैं सर, आपसे एक प्रश्न है कि अभी वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक वीडियो आ रहा है जो कि एक कोई मिश्रा जी हैं, उन्होंने स्पष्ट करा है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखी है। वो दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो अज्ञानता के लोग हैं, उनको यह भी नहीं पता कि आज तक डॉक्टरेट ऑफ साइंस केवल और केवल बाबा साहब के पास ही वो डिग्री थी, किसी के पास आज तक भी हिंदुस्तान 70 साल आज़ाद हुए, 72 साल हो गए, कोई व्यक्ति नहीं ला पाया। दूषित मानसिकता के व्यक्ति के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। बाबा साहब केवल प्रकाश पुंज नहीं थे, वो बहुत बड़े सूर्य थे। आपको मालूम होगा कि इस गैलेक्सी के अंदर हमें एक ही सूर्य दिखाई देता है। ऐसे ही दलितों के लिए, गरीबों के लिए और वंचितों के लिए जो एक प्रकाश पुंज नहीं थे बल्कि सूर्य समान थे। आज जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हमारा विकास होता है, राजनीतिक हमारे को जो आरक्षण है या हमारे को आर्थिक रूप से जो सहायता मिलती है, वो बाबा साहब के बिना हो नहीं सकती थी। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब का विचार आज हर कोई अपना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा साहब के पंच तीर्थ का जो स्थापना किया है, यह भी उसी की एक वानगी है। मैं बताना चाहूँगा, लोग ये भ्रमित हैं कि बाबा साहब को केवल किसी एक पार्टी की पूंजी है। बाबा साहब तो अथाह पूंजी हैं। उनके प्रकाश का जो प्रकाश फैलता है उस चारों ओर फैलता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी फैल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उस चीज़ का हिस्सा हूँ कि ये 26 अलीपुर की रोड की जो ज़मीन है,
आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी ने अपने अटल जी के कार्यकाल में इसको लिया था और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से बनाया था। चिकमंगलूर के अंदर अभी हमारे बाबा साहब की बहुत सारी जुड़ी स्मृति चीज़ें थी जो आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो लेकर आए चिंचोली के अंदर से, चिंचोली से, और उनको संरक्षण करने का काम किया जा रहा है। और आप देखेंगे एक और भव्य स्मारक जरूर एक और बाबा साहब को समर्पित होगा आदरणीय मोदी जी के द्वारा, जैसे कि पंचतीर्थ किए गए हैं, जैसे कि अम्बेडकर इंटरनेशनल किया गया है। ऐसे ही चिंचोली में जो बाबा साहब से जुड़े हुए उनके टाइपराइटर जो बहुत बुरी स्थिति में थे, 70 साल तक किसी भी कांग्रेसी ने, किसी भी मार्क्सिस्ट ने या और भी बहुत सारे दल आए उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन ऐसी सोच आदरणीय मोदी जी की थी, हमारे दुष्यंत कुमार गौतम जी की थी। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि बाबा साहब की आग जो हम सभी के दिलों के अंदर, हमारे अंदर विचार आता है। धन्यवाद। आप अपना कार्ड दे दिया गया है, जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ ये जो टीम है, और ये टीम कोई ऐसी टीम नहीं है, मामूली टीम नहीं है, ये टीम दिव्यांगों की ये टीम है। मैं दिखा देना चाहता हूँ ये जो साथी हैं, ये 6 साथी हैं, ये सभी के सब दिव्यांग हैं। और बारी बारी से परिचय के साथ में हम जानेंगे। आज 26 अलीपुर बाबा साहब जी के स्मारक पे हैं, क्या परिचय? जी मैं विकास शर्मा, दिव्यांग प्रकोष्ठ, जिला चांदनी चौक, भाजपा। आप नाम बताओ। मैं ऋतिक कोहली, दिव्यांग प्रकोष्ठ, जिला चांदनी चौक, भाजपा। मेरा नाम दीपक डाबला, और दिव्यांग प्रकोष्ठ तुम्हें बोल मेरे को आप बताएं। My name is Ishan. I am Divyang Kohli और my father। ठीक है, आप बताएं। मेरा नाम नितिन भोट, मैं दिव्यांग। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। हम सभी दिव्यांग भाई हैं, सब मेरे दिव्यांग भाई मेरे साथ ही काम करते हैं। हम दिव्यांग लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, और जो सम्मान हमें एससीओ को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है वो आज तक हमें किसी पार्टी ने नहीं दिया। और जितनी मदद हम दिव्यांगों की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र फंड से हमें मिलती है और होती है हमारे लिए, वो शायद आज तक हमारे लिए किसी एससी के लिए किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो करके दिखाया। और हम सभी दिव्यांग भाई आज भाजपा के अंदर आके अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। सारे एससीओ को जो इज्जत नहीं दी जाती थी आज वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी जा रही है। और हमें तो सम्मान एससीओ को जो मिला जा रहा है बाबा साहब के लिए और हमारे समाज के लिए, वो माननीय एक ऐसे तेजस्वी प्रधानमंत्री जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं सारे एससीओ दिव्यांग कि हमारी सेवा में ऐसे रहे और हमारे सभी विकलांगों की मदद करते रहे। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे दिव्यांग भाइयों ने बताया है, तो दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कोई सबसे बड़ा काम करने का काम किया वो बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण कर दिया था तभी कर दिया था। लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और जैसे कि भाइयों ने बताया कि इतना बड़ा सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया गया है कि बहुत करोड़ों रुपए का फंड इनको जो उपलब्ध है और बहुत सारी योजनाएं इनको मिली हैं और मेरे ख्याल से सबको मिलेंगी। और इसकी नींव जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी थी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात